नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इनमें कुछ 30 प्रश्नों को संलग्न किया गया है। इन प्रश्नों को संलग्न करते समय यह ध्यान दिया गया है कि यह प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे गए हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हो जो कि राज्य के अधीन या फिर संघ के अधीन कराई जाती हैं, उनमें ये प्रश्न जरूर पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी एवं सभी अन्य परीक्षाओं के लिए इन प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो सबसे पहले इसका ऑप्शन है ए, सार्वजनिक ऋण लेने की अनुमति, आरबीआई से ऋण लेने की अनुमति, राज्यों को अनुदान प्रदान करने की अनुमति। ऑप्शन डी है, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की अनुमति। तो इस प्रश्न के लिए हम सबसे पहले जानेंगे क्या होता है लेखानुदान, और उसके बाद साथ में यह भी जानेंगे कि आखिरकार क्या होती है भारत की संचित निधि अर्थात भारतीय संचित निधि। तो आइए जानते हैं लेखानुदान के बारे में। लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। इसमें 3 या 4 महीने के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन लेने का प्रस्ताव होता है। लेखानुदान जितनी भी सरकार की आय होती है राजस्व के रूप में, कर के रूप में, और सरकार के सभी खर्चों को एक लेखा जोखा होता है, इसे ही लेखानुदान कहते हैं। और यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या होती है भारत की संचित निधि। संविधान के अनुच्छेद 266(a) के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात ही यह सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। सरकार के द्वारा जितनी भी आय की जाती हैं, जहाँ से भी किसी भी कर के माध्यम से या अन्य किसी भी जगह से, संभवतः अधिकतर यह राजस्व के रूप में जो भी कर मिलता है सरकार को, उन सभी कर को, उन सभी टैक्सेस को सरकार जहाँ पर जमा करती है, एक साथ रखती है, वहाँ से उसे भारत की संचित निधि कहते हैं। और इस संचित निधि से जो भी खर्चे किए जाते हैं, वहाँ से रुपये जो निकाला जाता है वह संसद की मंजूरी अर्थात पार्लियामेंट की मंजूरी से होता है। और साथ में यह भी जान लीजिए कि इंग्लैंड में, यहाँ ब्रिटेन में CAG अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक के अनुमति से उसके खर्चों को निकाला जा सकता है, किंतु भारत में यह सुविधा नहीं है। भारत में संसद की अनुमति से उन खर्चों का वहन किया जाता है। तो आइए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में है, लेखानुदान संघ सरकार को कौन सी अनुमति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से निकालने की अनुमति। चलिए चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शंस हैं, मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। तो आइए जानते हैं क्या होता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और साथ में यह भी जानेंगे क्या होता है आर्थिक अधिकार। वे अधिकार जो मानव जीवन की गरिमा को संजोए रखते हैं हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बीच विषय में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु इस समय पर 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था वह था राइट टू प्रॉपर्टी, इस चीज़ को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से लगभग हर बार कुछ न कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार है और यह भाग 3 में संलग्न किया गया है। और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। आइए बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की और जानते हैं क्या होता है मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में अनुच्छेद 51(a) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था।
मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। उस टाइम पर हमारे यहाँ आपातकाल चल रहा था जब इसे मौलिक कर्तव्य को हमारी संविधान के भाग 4 में लिया गया है। संविधान के भाग 4 में 51A अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है और इसे रूस के संविधान से लिया गया अर्थात USSR यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रूस से लिया गया है। अब बात करते हैं क्या होता है DPSP। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है DPSP क्योंकि जगह कम है। और DPSP का अर्थ होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 39 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में काम करने का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। यह भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। पहले ही बताया गया है 51A में मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक DPSP अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। यहाँ पर इसकी खास बात यह है कि यह फोर्सेबल नहीं है अर्थात इसे लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास हम नहीं जा सकते हैं। इसमें यह दिया गया है कि राज्य को क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमारे देश की राज्य को यानी हमारे देश की सरकार को या फिर किसी भी राज्य की सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे वह शराब बंद करवा सकती है, उसे नल गड़वाना चाहिए, उसे कुएं खुदवाना चाहिए, उसे सड़कें बनवानी चाहिए, उसे पब्लिक वेलफेयर के सारे काम करने चाहिए। तो अब अगर वह कर रही है तब तो ठीक है, अगर वह शराबबंदी नहीं करवा रही है तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसकी खास बात यही है कि इसको जो है फोर्सेबल नहीं है, इसको फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि यह सामाजिक और आर्थिक अधिकार की पुष्टि करता है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह पुष्टि करता है कि भारत में सामाजिक अधिकार और आर्थिक समानताएं हैं। सामाजिक और आर्थिक समानताएं की बात करता है यह DPSP। और यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि DPSP आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसे जोड़ा गया है। आयरलैंड एक देश है और सर्वप्रथम DPSP लागू करने वाला देश आयरलैंड ही है। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न था सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। प्रश्न 3 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 19। तो आइए पहले जानते हैं क्या होता है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 जिसे समता का अधिकार भी कहते हैं। आप लोग इस पर आई एक मूवी देखे हैं, पिछली साल शायद आई थी आर्टिकल 15 के नाम से। उस मूवी में बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई थी और अच्छी मूवी थी, तो ज़रूर देखिए। जिन्होंने देखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा उसे देख लीजिए, अच्छी मूवी है। तो शुरू करते हैं क्या है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15(1) के तहत किसी भी राज्य के नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के स्थान आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15(2) बताता है नियम 2 के मुताबिक किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश इन 5 आधार पर जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुआं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता है। अर्थात वह किसी भी पब्लिक प्लेस पर आ जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। आर्टिकल 15(3) कहता है अगर महिलाएं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं तो आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा इसी उपबंध के तहत आते हैं। जैसा कि पहले ही आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15(3) इस बात का अपवाद है क्योंकि इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही आर्टिकल 15(4) भी यही कहता है कि राज्य को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े SC, ST, OBC के लिए विशेष उपबंध बनाने की छूट है। यह भी आर्टिकल 15 का एक अपवाद है, किंतु यह एक ज़रूरी चीज़ है, इसलिए इसे लाना कोई गलत बात नहीं है। साथ ही आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6 कहता है कि के अनुसार राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा।
यह अभी पिछले वर्ष 2019 के आसपास में इसे जोड़ा गया था संविधान संशोधन करके, जिसमें यह बताया गया था कि EWS अर्थात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण जो देने के लिए प्रावधान किया गया था हमारे माननीय नरेंद्र मोदी सरकार जी के द्वारा, यह भी बहुत अच्छा कदम है उठाया गया था, जिससे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए उनको भी एक सहारा मिल सके। इसलिए यह भी आर्टिकल 15(6) भी हमारे 15(1) का अपवाद है। आइए बात करते हैं क्या है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य किसी भी पद पर नियोजन की नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अर्थात अनुच्छेद 16(1) के अनुसार यह कहता है किसी भी भर्ती होगी या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्तियां निकलेंगी कहीं किसी भी ऑफिस में, तो उसमें समानताएं रखी जाएंगी। यह अनुच्छेद 16(1) के अनुसार है। अनुच्छेद 16(2) कहता है राज्य के अधीन किसी भी पद पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर नागरिक न तो कोई अपात्र होगा और न ही उससे विभेद किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के 16(5) में वर्णित है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया गया आरक्षण 10% से अधिक नहीं होगा। वही बात जो आर्टिकल 15(5) कह रहा था, वही 15(5) जो कह रहा था वही चीज़ यहाँ पर वर्णित किया गया है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कि जो आरक्षण दिया जाएगा वह EWS को अर्थात इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को वह 10% से अधिक नहीं होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह की देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता का नुकसान नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 19(1) में हमें कहा गया है हम अपनी बात किसी भी प्रकार से रख सकते हैं अर्थात राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स है, लेकिन साथ में ही हम किसी अपनी बात को, अपने विचार को रख तो सकते हैं, किंतु इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी बातें हम बोल दें जिससे हमारे देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान हो। यानी कि हमें भड़काऊ भाषण नहीं देना है। अगर भड़काऊ भाषण से, चूँकि इससे दंगे हो सकते हैं और इस प्रकार के दंगे अगर करवाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, इसलिए हम ऐसी बातें न बोलें जिससे कि दंगे भड़कें। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। साथ ही अनुच्छेद 19 के विषय में और बात करें तो अनुच्छेद 19 को राइट टू एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, जैसे इंटरनेट की स्वतंत्रता, अभी पिछले कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि राइट टू इंटरनेट भी है एक हमारा ये, चूँकि कश्मीर में आर्टिकल 370, जी हाँ बिल्कुल, धारा 370 कहना बिल्कुल गलत होगा और आर्टिकल 370 ही सबसे सही है। धारा 370 मानव तस्करी से संबंधित है और आर्टिकल 370 जो था, जिसे कि ये पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें से मुख्य बातों को हटा दिया गया है, वह कश्मीर से जो संबंध रखता था उनका, वहाँ पर कुछ समय के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट पर इतना प्रतिबंध ठीक नहीं है, वह भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही आता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहा है, वकीलों का स्वर्ग भी कहा है। अनुच्छेद 19 को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि वकील ही ज़्यादा से ज़्यादा राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू थॉट ज़्यादा यूज वही करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में वर्णित है, क्योंकि प्रेस को जो भी स्वतंत्रता मिलती है बोलने की, वह अपनी बात रखने की जो भी प्रेस की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद 19 ही उन्हें प्रदान करता है। तो चलते हैं आज इस प्रश्न पर। प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो पहले देख लेते हैं क्या होती है आखिरकार संसदीय व्यवस्था। संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न में कहा गया था निम्न में से कौन सी संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा, चूँकि दोहरी शासनात्मक व्यवस्था तो है, यह बात सही है। इसका सही उत्तर होगा इस व्यवस्था में राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन का विघटन नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5 कहता है भारतीय संसद किससे मिलकर बनी होती है। आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा।
ऑप्शन बी हैं लोकसभा राज्यसभा द्वारा, केवल लोकसभा द्वारा, लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का मूल घटक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ही मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। तो आइए इस पर देख लेते हैं। एक चित्र है भारत की संसद। भारत की संसद 3 लोगों से मिलकर बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, और राष्ट्रपति, इन्हीं तीनों से मिलकर भारत की संसद बनी हुई है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जबकि राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आइए जानते हैं राज्यसभा के विषय में। राज्यसभा में अधिक से अधिक 150 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ सरकार क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति स्वयं नामांकित करता है। ये किसी भी जगत, खेलकूद जगत, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री एवं किसी भी प्रकार से वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसका यही कारण है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अर्थात भंग नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब यह है कि यह हमेशा चलता रहता है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है तो कुछ दिन के लिए लोकसभा पूरी तरीके से बंद हो जाती है। उस समय ऐसा होता है कि कोई भी सदस्य नहीं होता है, मतलब एक साथ सारे सदस्य निल। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में कुछ समय के लिए ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, वह हमेशा चलती रहती है, इसे भंग नहीं किया सकता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उनका कार्यकाल टेन्योर जो होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है। और भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः इसका उत्तर है राज्यसभा। इसका सही उत्तर है राज्यसभा। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। यह कहाँ से पता लगता है? ऑप्शंस हैं प्रस्तावना द्वारा, मौलिक कर्तव्यों द्वारा, मौलिक अधिकारों द्वारा, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के विषय में और नीति निर्देशक तत्व के विषय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इसी में बताया गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नीति निर्देशक तत्व में पहले ही हमने बता दिया है कि यह एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका अदा करता है। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे तथा वे तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। इन तत्वों को के कार्य को जन कल्याणकारी राज्य, हमने इस चीज़ को पहले ही बताया था। इसका सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न है 8 संख्या, निम्न में से कौन से भारत की राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन हैं लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल और उपराज्यपाल के उप न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आइए देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह बना रहता है। वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है, अर्थात राष्ट्रपति जब चाहेगा तब किसी भी राज्यपाल को उसके पद से हटा देगा या फिर उसका ट्रांसफर कर देगा। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, तय नहीं है। तो आइए जानते हैं पहले भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता कौन है? कैग, CAG अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि में प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। पहले ही हमने बता दिया है कि कैग के विषय में
और संचित निधि क्या होती है भारत की, इसके भी विषय में बता दिया जा चुका है। भारत की संचित निधि, भारत की जितनी भी प्रकार से आय होती है राजस्व के रूप में, वो सभी एक जगह इकट्ठी की जाती हैं और उनके जो लेखा जोखा करता है वह CAG अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ही करता है। कैग की अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र की होती है, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कैग की उम्र कितनी होती है, अर्थात कैग कितने अवधि तक अपने कार्यकाल पर बना रह सकता है। तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक बना रहता है। वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा लिखकर या अपना त्यागपत्र दे सकता है। जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्हीं आधारों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा कैग को उनके पद से पदच्युत किया जाता है। तो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, इसकी चर्चा हम कभी और कर लेंगे किसी और वीडियो में। राष्ट्रपति या फिर हो सकता हो अगले कुछ प्रश्नों में इसकी चर्चा की गई हो। राष्ट्रपति पर महाभियोग अर्थात इम्पीचमेंट लगा करके उन्हें हटाया जाता है किसी भी आधार पर, या फिर उसके लिए संसद की बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। संसद यह मान्य कर दे कि राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है किसी भी प्रकार का, यदि जैसे वह राष्ट्रपति अपना कार्य अच्छे से न कर पा रहा हो या कदाचार के आधार पर उससे राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और साथ में यह भी बता दें कि CAG कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल संचित निधि का केवल लेखा जोखा रखता है और खर्चों का परीक्षण करता है, लेकिन वह भारत की संचित निधि से पैसे निकालने के लिए संसद को बाध्य नहीं कर सकता है, जबकि ब्रिटेन में उसकी यह भूमिका होती है कि वह उन्हें बाध्य भी कर सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 वर्ष। अगर यहाँ पर 6 वर्ष के साथ साथ 65 वर्ष भी होता या फिर उसकी उम्र अर्थात 6 वर्ष तक उसका कार्यकाल हो सकता है, लेकिन यदि वो 65 वर्ष का पहले हो गया तो उसका कार्यकाल हटा दिया जाएगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का नहीं? ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का हिंदी है यहाँ पर भारत का महान्यायवादी। तो आइए बात करते हैं भारत की महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबंधित है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह देश के कानून का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो वह भारत सरकार का एक वकील होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का अटॉर्नी जनरल। इसकी खास बात यह है कि वह संसद में बैठेगा, बोलेगा भी, अन्य कार्यवाही में सभी प्रकार की भाग लेगा, किंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। वह संसद में बैठ सकता है। तो आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 330। इसमें कुछ और अवश्य बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें अनुच्छेद 330 है तो अनुच्छेद 330 में है। प्रश्न संख्या 12 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अधीन आता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, इसमें और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका सही उत्तर है कलकत्ता हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट क्यों करेगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल हाईकोर्ट। दोनों का याद रखिए, अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट के सर्किट बेंच के द्वारा किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का केरल हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। अंडमान और लक्षद्वीप दोनों ही हमारे द्वीप हैं, द्वीप समूह हैं। तो अंडमान का पोर्ट ब्लेयर में किया जाता है, वह कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के द्वारा किया जाता है, और लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र केरल हाई कोर्ट के द्वारा होता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदल सकता है?
ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, कानून द्वारा, संसद के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा या केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा। तो आइए इसके विषय में देखते हैं। लोकसभा ने देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में को वर्तमान में अभी कुछ समय पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 31 से 34 कर दी है के लिए एक विधायक पारित किया था। तो इस कथन से यह सीधे स्पष्ट होता है कि कानून द्वारा संसद अर्थात संसद कानून के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकती है, बढ़ा सकती है। तो अभी हाल में 31 से 34 किया भी है। मुख्य न्यायाधीश सहित है यहाँ पर, यानी इस समय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जज हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न भी सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंध रखता है। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? चाहिए क्या? उसके लिए उसकी योग्यता ही है कि वह 10 वर्ष तक यदि कार्य नहीं किया रहेगा किसी भी उच्च न्यायालय में तो वह सर्वोच्च न्यायालय के लिए योग्य नहीं होगा, तब वह सर्वोच्च न्यायालय के लिए योग्य नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया था? इसका सही उत्तर है 69वें संशोधन के द्वारा। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखिए। 69th अमेंडमेंट के द्वारा इसे किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 लाख। 20 लाख से अधिक जनसंख्या जिस भी राज्य में होगी वहां पर 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली का गठन किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया है, जो भी अधिकार राष्ट्रपति के केंद्र में होते हैं वही राज्यपाल के राज्य में होते हैं। तो पहला प्रश्न सही है। एग्जीक्यूटिव जो अधिकारी होता है, कार्यकारी अधिकारी होता है राज्य का, वह राज्यपाल होता है, इसलिए कथन 1 सही है। दूसरा कथन भी सही है, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद ही है, किंतु राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर नहीं लिया जाता है, यह कथन गलत है। इसलिए प्रश्न संख्या 18 में जो पूछा गया है उसका सही उत्तर है केवल विकल्प 1 और 2। केवल विकल्प 1 और 2 ही इसका सही उत्तर है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो राज्यपाल के विषय में हमने पहले ही चर्चा की है। राज्यपाल को राष्ट्रपति उसके कार्यकाल से हटा सकता है। राष्ट्रपति जब भी चाहेगा उसके पश्चात पर्यंत बना रहता है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल पद पर बना रहेगा और जब भी वह नहीं चाहेगा तुरंत ही उसे हटा देगा, इसलिए इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और सांथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। भारत की भाषाओं के विषय में संदर्भ में बात करें तो भारत की 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में, भारत के 8th शेड्यूल में ही जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा की गई है। अभी तक कुल 22 भाषाएं भारत की 8वीं अनुसूची में दर्ज की गई हैं जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाएं तो हैं, किंतु वहाँ पर अंग्रेजी नहीं है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी उस 8वीं अनुसूची में नहीं है। प्रश्न है, 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 और 5 अर्थात बोडो और सांथाली, डोगरी और मैथिली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, इन पर विचार करना है और यह बताना है कि अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है। अल्पसंख्यक अर्थात जिनकी संख्याएं कम हो उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है।
और सिख भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हैं। अल्प मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या में। सिख भी कम है, बौद्ध भी कम है, जैन भी कम है, फारसी भी कम है। ये सभी समुदाय कम हैं, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए सभी, अर्थात डी 1, 2, 3, 4 सभी इसमें जो है अल्पसंख्यक हैं। प्रश्न 22 है, चुनाव आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है, यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, यह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। चुनाव आयोग का किसी की नहीं, चुनाव आयोग पर किसी की नहीं चलती है। वह जैसा चाहता है अपना वैसा ही अपना कार्य करता है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता चुनाव आयोग पर, क्योंकि उसे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना है देश में। आगे है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने के वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह भी बात सही है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। कथन सी है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत का कार्य करता है। यह भी कथन सही है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, जैसे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब राजनीतिक दलों को यह मान्यता देती है, उनको मान्यता प्रदान करती है चुनाव आयोग ही। चुनाव आयोग का एक कार्य भी होता है कि किसको कौन सा चिन्ह देना है, चुनाव चिन्ह किसका क्या होगा, यह सारा कार्य चुनाव आयोग पर ही नियंत्रित किया जाता है। आगे है प्रश्न में ऑप्शन डी है, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतें और राजनगर पालिकाओं को चुनावों से भी चिंतित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायत और राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ भी चिंतित है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, यह डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान, अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। इनमें से कौन सा मिलान सही है हमें बताना है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति से संबंधित है, इसको आप याद रखिए और यह सही है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार का क्षेत्राधिकार है, यह भी सही है। अनुच्छेद 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है, अर्थात वित्तीय आपातकाल की। 352 से लेकर के 360 तक आपातकाल की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। तो 360 में वित्तीय आपातकाल कहा गया है। और अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य है। इस प्रश्न में अटॉर्नी जनरल शब्द आया है, जिससे भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। इस प्रश्न में हमने पहले ही आपको अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के विषय में बता दिया है कि वह भारत सरकार का एक वकील होता है, और यह मिलान गलत है। उसकी शक्तियां इन अनुच्छेदों से मिलान नहीं खाती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। यहाँ पर दिया भी गया है एक स्लाइड में कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है, अर्थात राज्य सरकार शक्तिहीन हो जाते हैं। राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता उस समय। सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, यानी केंद्र सरकार जो भी चाहेगी वह करेगी, हालांकि वह अच्छा ही करेगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहाँ पर आया शब्द। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता है, तो वह अपात्र होगा। दूसरा है कथन, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है तब भी वह अपात्र होगा। यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया है तब भी वह अपात्र होगा। अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है तब वह पात्र नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसका अभी तक वह फिक्स नहीं हुआ है कि वह दोषी है, वह अपराधी है, क्या चीज़ है इस संदर्भ में। तो इस प्रश्न में सही उत्तर था आधार पर नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा केवल 4, अर्थात अगर व्यक्ति निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है
तो वह पात्र होगा राज्य में निर्वाचित होने के लिए। इसका सही उत्तर है केवल 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? आप याद रखिए AMMT अर्थात असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। हमने तो ऐसे ही याद किया है इसे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। यह 6ठी अनुसूची से संबंधित है। अब इसमें 6ठी अनुसूची में उनके प्रशासन के संबंध में यह बात करती है। 6ठी अनुसूची 6 शेड्यूल जो है उसमें AMMT के विषय में, प्रशासन के विषय में चर्चा की गई है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा अर्थात ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पहली अनुसूची। भारत में कोई भी नया राज्य बन रहा है उसके विषय में जो चर्चा की गई वह पहली अनुसूची में की गई है। इसका सही उत्तर होगा पहली अनुसूची। प्रश्न संख्या 27 है भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार रखता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वास्तविक न्यायाधिकार। याद रखिएगा वास्तविक न्यायाधिकार। इन सब प्रश्नों के विषय में किसी और दिन आने वाले वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए इनको संलग्न किया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा नहीं होता है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील में कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। इसका सही उत्तर है राज्य विधान परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 29 है सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तब इस प्रश्न को तो डायरेक्ट ही किया जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, जहां सरदार स्वर्ण सिंह समिति आ जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए। और फिर से बता दें कि मौलिक कर्तव्य की यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस से लिया गया है। यह अनुच्छेद 51A में सम्मिलित किया गया है। 51A में है इसका, और यह भाग 4 से संबंध रखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जहां पर भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति दिख जाए भारत के मौलिक कर्तव्य आ जाना चाहिए दिमाग में। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें सुरक्षित हैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा की है कि लोकसभा में किस अनुच्छेद से संबंधित है, और उसके विषय में थोड़ा सा और चर्चा की गई थी जिसे आप पीछे देख सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बाय।